इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? परमाणु परीक्षण। तो आपको याद आएगा कि 1974 1998 में हमने दोनों परमाणु परीक्षण किए थे। दोनों का नाम लिखिए आप, कि भारत कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग दूसरी कंट्री पर जब तक नहीं करेगा जब तक वो दूसरी कंट्री हम पर परमाणु हथियार नहीं फेंक देती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज का ये जो सेशन है वो होने वाला है आपका एक मॉडल पेपर के बारे में, कि यूपी बोर्ड का एक्चुअल जो पेपर होता है वो आता कैसा है। और ये विषय होने वाला है राजनीतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, है ना। तो इसका हम पूरे एक मॉडल पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे आप जो एग्जाम प्रेशर है उसको मतलब बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अपनी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने रियल एग्जाम में, ठीक है ना। तो सेम उसी पर्टिकुलर सिमिलैरिटी में हम इस मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। पहले आप यहां पर देख सकते हो, है ना, 2025-26 का ये मॉडल पेपर है आपका, कहीं है ना, नागरिक शास्त्र का है। तो वही यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे जाएंगे तो ये जो पेपर रहता है इसमें अगर आप देखेंगे सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, 1 से 10 तक बहुविकल्पीय, यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 1 से 10 तक जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, दे आर पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन एमसीक्यू, ठीक है, एक चीज ये हो गई। और अगर आप 11 से 20 तक देखेंगे तो अति लघु उत्तरित प्रश्न जो हैं वो आते हैं, जिसमें आपको एक वर्ड में या आपको एक लाइन में अपना उत्तर पेश करना पड़ता है 10 से 20 शब्दों में, है ना। वहीं अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से 26 तक जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु मतलब बहुत छोटे, लघु मतलब थोड़े से छोटे, है ना, जिसमें आपको 50 से 60 शब्दों में अपने आंसर को व्यक्त करना होता है। और 27 से 30 तक वो होंगे, वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे इसमें 100 से 125 वर्ड तक। एंड द लास्ट वन इज प्रश्न संख्या 31 एवं 32 जो है वो दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें 200 से 250 वर्ड का जो है वो यूज किया जाता है अपने आंसर देने के लिए, है ना। तो और सभी प्रश्न जो होते हैं यहां पर निर्धारित अंक उनके सामने दिए जाते हैं। तो पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक पीडीएफ में लेके आया हूं जो आपको मिल जाएगी सेशन के बाद, डेफिनेटली हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहां से आप ज्यादा डिटेल में उस चीज को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, अगर आप देखोगे ये रहे क्वेश्चन, जैसे एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया। तो 1 बाय 1 करके हम देख रहे होंगे इस क्वेश्चंस को और इन डिटेल में देख रहे होंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं आपकी उन स्लाइड्स पर जहां पर ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए थोड़ा सा हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला है आपका, पहला क्वेश्चन ये रहा, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। अगेन आपको पढ़ा रखा है ना, पहले से ही मॉडल पेपर में जो हमने 1 शॉट ली थी उसमें भी बता रखा है हमने। तो यहां पर है ब्रेजनेव, क्रुश्चेव, स्टालिन, लेनिन। तो ज्यादातर जो आप देखेंगे यहां पर जो नाम है वो सोवियत संघ से रिलेटेड है। बट एक नाम अगर आपको एलिमिनेशन करना था एमसीक्यू क्वेश्चन में तो कैसे कर सकते थे आप? आसानी से कर सकते थे। यहां पर ये तीनों नाम आपने पढ़ रखे हैं। ब्रेजनेव जो है वो एक ऐसा नाम है जो अभी तक नहीं पढ़ा है आपने ढंग से। थोड़ी सी हमने बात करी थी बट हाँ इतने ढंग से भी बात नहीं करी थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखो, ये थोड़ी सी एलिमिनेशन ट्रिक होती है, इन्हीं के आधार पर 100% आपका आंसर नहीं आता है। बट जब आपको आंसर ना पता हो तो आप इन तरीकों का यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ब्रेजनेव ने क्या किया था, उन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जिसे कहा जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। तो वो जो सिद्धांत है वो ब्रेजनेव ने दिया था। आगे थोड़ा सा आप चलेंगे, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूं, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, उसका जो उत्तराधिकारी बना वो कहां पर 1995 में आपका विश्व व्यापार संगठन बना, है ना। तो यहां पर क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलेंगे आगे देरी ना करते हुए। आगे जब आप थोड़ा सा जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा भारत में मूलवासी जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। मूलवासी होते कौन है? मूलवासी
वो व्यक्ति जो कि एक समय पर एक स्थान पर बड़े लंबे समय से रहता आ रहा है और उसका वो जन्म स्थान बन जाता है और पूरी कंट्री, वो मतलब अगर जैसे इंडिया है, भारत में कोई कुछ ऐसे लोग होंगे जो भारत की उत्पत्ति से यहां पर रहते आ रहे हैं, उन्हें भारत का मूलवासी कहा जाएगा, है ना। अभी जो मूलवासी वर्ड है वो यूज किसके लिए होता है वो आप देखेंगे। अनुसूचित जनजाति, चरवाहे, अनुसूचित जाति और धुमंतु। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, ये ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, एलिमिनेशन टेक्निक। जब अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो जो सिमिलर ऑप्शंस दिखते हैं ना, सेम ऑप्शंस दिखते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो दोनों ऑप्शन आप देख रहे हो, इन दोनों में से ही एक आंसर होगा, आप इन्हें काट देंगे। ये मैं तब बता रहा हूं जब आपको नहीं पता है ना। जहां आपको दो ऑप्शन सिमिलर दिखे या अपोजिट दिखे एक जैसे, उनमें से एक ही आंसर होता है। एग्जामिनर इतना ज्यादा ट्रिक खेलता है आपके साथ, तो उस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अनुसूचित जनजाति जिसने कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे, सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन है भाई सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध? वन शॉट में भी कवर करवा रखा है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, उत्तर पूर्वी NWFP, NWFP वाला जो क्षेत्र है वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है ना। इन्होंने भी क्या किया था? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो था का विरोध इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था। अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट तरह से पूछा गया है ना। आगे चलेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत ही इजी पेपर होता है अगर आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, वरना आप ही के लिए सबसे ज्यादा टफ पेपर हो जाएगा ये अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है ढंग से। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विषय में सही क्या है? वैश्वीकरण के विषय में सही क्या है? तो आप अपने माइंड को ब्रॉडर लेवल पर लेके जाएं, विस्तृत आधार पर अगर आप चीजों को सोचेंगे तो आसानी से आपके आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है? सिर्फ आर्थिक परिघटना है। जब मैंने वैश्वीकरण का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको कितनी परिघटनाएं गिनवा दी थी? सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तो नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई, ये कहना सही नहीं है क्योंकि भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी 1991 में। वैश्वीकरण तो बहुत लंबे समय से है। अमेरिका जो पूंजीवाद का कहीं ना कहीं समर्थक है, वो वैश्वीकरण के आधार पर ही तो चीजें करता है ना। तो 1991 के अगर आप देखेंगे 1991 की, यहां से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बहुआयामी परिघटना का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी परिघटना जिसके कई सारे आयाम हो सकते हैं, और उन आयामों में कौन कौन से आयाम आ सकते हैं आपके? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक। सारे आयाम आ सकते हैं। तो जब ये आयाम आ रहे हैं तो सी वुड बी द राइट वन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, थोड़ा आप अगर आगे चलेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोकतांत्रिक मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता है। लोकतांत्रिक मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या मोरारजी देसाई, है ना। तो ये आपके सामने आता है पॉइंट, जिसमें अगर आप देखेंगे जो लोकतंत्र मानवतावादी सिद्धांत है, ये इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे बस आपको क्या पता होना चाहिए? एक फेमस पर्सनालिटी पता होनी चाहिए जिन्होंने ये बात कही थी, है ना। तो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट।
ओके एवरीवन, तो अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, दीनदयाल उपाध्याय, सी इज द राइट आंसर, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सी आपका जो है वो आपका सही उत्तर माना जाएगा। ओके एवरीवन, चलें आगे। थोड़ा सा अगर आप आगे चलोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिर आपातकाल की घोषणा जो है वो कब की गई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेट मतलब ये फैक्चुअल बेसिस पर नॉलेज चेक की जाती है ना जब आपकी, तो डेट्स ही सबसे पहले सामने आती हैं, और डेट्स में 25 जून 1975 इज द राइट डेट जिस टाइम आपका आपातकाल जो है वो लगाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद से पूछे बिना, प्रेसिडेंट की मंजूरी लिए बिना यह आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये कौन सा आपातकाल था, ये था आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आपातकाल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल दूसरे देशों के उत्पादकों को निर्यातक की अनुमति ना होना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, दूसरे देशों के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना कहलाता है मुक्त व्यापार, संरक्षणवाद, आर्थिक वैश्वीकरण या राजनीतिक वैश्वीकरण, है ना। तो इसमें अगर आप इंपॉर्टेंटली देखेंगे, ये मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं, यहां पे ना मैंने आपको सारे आंसर्स दे रखे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो अगर यहां पर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि निर्यात पर क्या हो रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर अनुमति होती तो वो मुक्त व्यापार संगठन हो जाता। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहे हो तो वो मुक्त व्यापार हो जाता, बट क्योंकि आप अनुमति नहीं दे रहे हो निर्यात की तो वो आएगा संरक्षणवाद की कैटेगरी में। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने की थी वह था, किस दल ने की थी भाई द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात। क्योंकि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में मेन मोटिव यह था कि ब्रिटिश भारत का विभाजन दो भागों में होगा, एक पाकिस्तान और एक भारत, और यह जो सिद्धांत था वो दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना, ध्यान में रखनी इसलिए है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोर्ड एग्जामिनेशन में चीजें याद करने के लिए। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अभी हमारी थोड़े टाइम बाद हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो मेक श्योर आप सभी वो जाकर जरूर देखें। और मैं आपको एक चीज और कहूंगा, ये जो दोनों वन शॉट्स डल गई है ना आपके यूट्यूब चैनल पर, दृष्टि स्कूल क्लास 11 12th आर्ट्स, तो मैं मेक श्योर करूंगा, आप मेक श्योर करेंगे, मैं क्यों करूं, मैंने तो डाल दी, आप मेक श्योर करेंगे कि ये दोनों वन शॉट्स आप वन गो में जाके देख लें। अब 2x पे चला के देखो, 1.5x पे चला के देखो, वो आपके ऊपर है। अगर आप ये देख लेंगे तो मैं डेफिनेटली एक चीज बता रहा हूं, ये सारा का सारा मॉडल पेपर ना वहीं से आया हुआ है। और इनफैक्ट ये हम कहीं ना कहीं आश्वासन भी दे सकते हैं आपको कि आने वाला जो पेपर होगा ना उन क्लासेस में से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ मैंने कराई हैं और हर एक चीज जो है वो आपको इन डिटेल मिल जाएगी। उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, एक पूरा टाइम पीरियड के हिसाब से आपको एनालिसिस समझना है वो आप समझ जाएंगे, और डिटेल चीजों को अगर देखना है तो वो भी आपको उन पर्टिकुलर सेशन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप वो सेशन देखना मतलब ना ही भूले तो बेहतर होगा। लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस, तो पीसी महालनोबिस, वर्गीस कुरियन, चरण सिंह या जेसी कुमारप्पा। आप अगर देखेंगे तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर ज्यादा आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर आधारित थी, विच वॉज गिवन बाय द पीसी महालनोबिस मॉडल। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने बात करी थी कृषि बनाम उद्योग। ग्रामीण आधार पर हमें क्या करना है, उद्योगों को खोलना है ताकि हम ग्रोथ अच्छे तरीके से कर सकें।
अब वो जो ग्रोथ है वो एक्चुअली इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस में दी गई है, विच वॉज रिटन बाय जेसी कुमार अप्पा, क्योंकि उन्होंने ही ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो जेसी कुमार अप्पा ने दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर दी, क्या है ये वो आंसर्स हैं जो आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है। ये आप आसानी से आंसर्स जो है मतलब आपके मैंने डाल दिए हैं यहां पे, वो आप देख सकते हैं। तो एमसीक्यू का बेड़ा पार हो चुका है। 10 एमसीक्यू जो है मतलब 10 के 10 मार्क्स आपके पूरे आ जाते हैं, 10 आउट ऑफ 10 आ जाते हैं, अगर आप ये जो हमने वन शॉट सेशंस लिए हैं ना, उन्हें अगर आपने सही से देखा होता तो एक तो चीज वो हो गई जो कि बेहतरीन है, बढ़िया चीज है ना। अब अगर हम चले आगे तो अब आपके सबसे पहले आएंगे अति लघुत्तरित क्वेश्चन, अति लघुत्तरित क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना, जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। 10 से 20 शब्दों में आपको इनका जवाब जो है वो देना है। तो 4 क्वेश्चन है ये, 4 into 2 8 मार्क्स आप कैसे ले सकते थे उसके बारे में थोड़ी सी अब बात करते हैं, है ना। अब यहां पर क्या आता है, यहां पर आती है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कैसे? क्योंकि अभी जब हमने एमसीक्यू करा, एमसीक्यू में देखो क्या होता है ना, एमसीक्यू ये जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं इसमें आंसर आपकी आंखों के सामने है। अति लघुत्तरित क्वेश्चन या अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आंसर आपके सामने नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा वो। तो दैट मींस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आपको उसी अंदाज में देना है जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन की टोन भी सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी में ही देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, इससे क्या आशय है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ताप, क्या मतलब होगा इसका, वैश्विक ताप का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो विश्व में तापमान जो है वो बढ़ रहा है, यही तो मतलब है। और आपसे डेफिनेशन पूछी है कि एक निश्चित, आप ऐसे लिखेंगे, एक निश्चित समय काल में जब विश्व का जो तापमान है वो बढ़ता है जलवायु परिवर्तन के कारण या कई अन्य कारणों से, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है या वैश्विक ताप कहा जाता है। सिंपल, डेफिनेशन ही तो पूछी है, डेफिनेशन ही डालनी है, और क्या डालेंगे आप, है ना। तो वही आप डाल देंगे और उसी डेफिनेशन के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको वर्डिंग भी देखनी है। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर ग्लोबल वार्मिंग पता है आपको और आपको लग रहा है कि यार ग्लोबल वार्मिंग तो मैं इतना अच्छे से पढ़ के आया हूं, मैं उसमें 6 से 7 नंबर का लिख दूंगा, मेरे पास कम से कम 100 से 150 वर्ड का कंटेंट पड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग, तो 2 नंबर में पूछा हो ना पूछा हो मैं तो 100 से 150 वर्ड लिखूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की कोई संभावना नहीं है, मिलेंगे तो 2 मिलेंगे, अन्यथा 2 भी नहीं मिलेंगे, कट और जाएंगे। क्योंकि ये जो अति लघुत्तरित प्रश्न होते हैं, लघुत्तरित प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरित प्रश्न होते हैं, इनका मेन रीजन ये होता है आपकी एनालिटिकल स्किल्स समझना कि आप कम शब्दों में अपनी बात को कह पा रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे हो जाएगा आपका, इजी है, आई होप इजी है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर आता है आपका ब्रटलैंड रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है। इसमें एक वर्ड आता है टुवर्ड्स द कॉमन फ्यूचर, टुवर्ड्स द कॉमन फ्यूचर, जो कि किसके बारे में बात करती है, किसके बारे में बात करती है, ये बात करती है सतत विकास, सतत विकास के बारे में बात करती है, धारणीय विकास के बारे में बात करती है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट आपको याद होना चाहिए, कब आई थी, क्या रीजन था उसके आने का, किस चीज के बारे में उसने बात करी, 2 बार में आप बता दीजिए, है ना, ये चीज है। देन आपसे पूछा गया है रजाकार कौन थे। अब वन शॉट में कितनी बार बताया मैंने रजाकार, है ना। हैदराबाद रजवाड़े को याद करिए, हैदराबाद रियासत जो थी,
हैदराबाद रियासत जो थी, हैदराबाद के कौन थे? निजाम थे, जो कि विश्व के धनी व्यक्तियों में से एक थे, और उनके पास जो उनकी सेना थी उन्हें रजाकार कहा जाता था। रजाकार ने क्या किया था? मतलब आम नागरिक जो थे हैदराबाद के, आम नागरिकों पर अत्याचार किया था, है ना। और इसी अत्याचार को बचाने के लिए क्या हुआ था? भारतीय सेना जो है वो हस्तक्षेप करती है। सिंपल। तो रजाकार कौन थे? रजाकार हैदराबाद रजवाड़े के जो निजाम थे, उनकी जो आर्मी थी, सेना थी, उन्हें रजाकार कहा जाता था, जिन्होंने बहुत अत्याचार किए थे हैदराबाद की आम जनता पर। इसीलिए भारत में विलय होने के लिए जो है भारतीय सेना ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और उनको पिछाड़ दिया, मतलब एक तरफ पीछे कर दिया, है ना। तो ये चीज थी। 13 वाला पॉइंट भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। 2-2 मार्क्स अभी पक्के बने हुए हैं। हमें देखो पूरे मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना है। और आगे चलेंगे, भारत की विदेश नीति के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। अब देखो यहां पर इसने स्पेसिफिक नहीं पूछा है, स्पेसिफिक इन द सेंस के महत्वपूर्ण 2 उद्देश्य या केवल 2 उद्देश्य के बारे में बताइए। किन्हीं 2 उद्देश्य के बारे में अगर आपको नहीं पता है ना, नहीं अगर आपको याद आ रहा है, बना के लिखो। क्या होंगे मुख्य उद्देश्य विदेश नीति के? विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, है ना। अगर चलो मैं मुख्य उद्देश्य की बात कर लूं, ये वाला क्वेश्चन है ना, मुख्य उद्देश्य। पहले आप डाल दो तटस्थता की नीति, है ना। तटस्थता की नीति में क्या आ जाएगा? गुटनिरपेक्ष डाल देना। अब इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष की जो नींव रखी गई थी वो किस सम्मेलन में लिखी गई थी, वो दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। और दूसरा उद्देश्य विश्व शांति बहाल रखना, यही होगा। और क्या होगा? यही तो होगा, और तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो 2 उद्देश्य हमने लिख दिए, 10 से 20 शब्दों में अपना आंसर दे दिया। तो दैट मींस हमारे जो 8 के 8 मार्क्स थे ये भी कंप्लीट हो गए। तो 18 मार्क्स तो अभी तक हमें मिल चुके हैं आराम से, बेहतरीन तरीके से हम ले चुके हैं 18 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अति लघुत्रित प्रश्न भी हो गए हैं अपने, है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें बस आगे फोकस करना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, है ना। ये रहे आपके आंसर। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आपके लिए आंसर्स ले आया हूं मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, ठीक है एवरीवन। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में ग्रीन हाउस गैसों के कारण लगातार वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मैंने क्या बताया था? तापमान में ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाए, या अगर मैं कहूं तापमान में जलवायु परिवर्तन के कारण या अन्य परिवर्तन के कारण भी तापमान बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है वो। ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है 1987 में, जिसमें सतत टिकाऊ विकास की अवधारणा की दी गई थी। मैं कहूंगा ब्रटलैंड रिपोर्ट में टुवर्ड्स द कॉमन फ्यूचर भी डालना, टुवर्ड्स ऑफ कॉमन फ्यूचर भी डालना। रजाकार कौन थे? हैदराबाद के निजाम की निजी सेना के कट्टर समर्थक सैनिक जो थे वो रजाकार कहलाते थे। भारत की विदेशी नीति के 2 उद्देश्य, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाना, शांति बहाल रखना और देशों की हेल्प करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। कुछ भी हो सकता है यार, अगर किन्हीं 2 उद्देश्य के बारे में बात हो रही है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो उद्देश्य। यहीं पर तो स्कोप आता है कि आप बोर्ड एग्जाम में, है ना, आपका जो लिखने का तरीका है, लिखने का जो ढंग है वो कैसा है, वो डिपेंड करता है आप ही के ऊपर, वो आपको मार्क्स दिला के जाएगा या नहीं जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आपकी आंसर राइटिंग, क्योंकि एमसीक्यू तो 10 मार्क्स के ही आने हैं। उसके बाद तो सारी की सारी आंसर राइटिंग पे चीजें डिपेंड करती हैं, आपने आंसर राइटिंग कैसी करी है, तो उस पे भी फोकस रखिएगा भाई, है ना। वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको अच्छा बनाने में। तो लगभग हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 18 मार्क्स हमारे पूरे कंप्लीट बने हुए हैं अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है उसमें। अब आगे चलेंगे।
आगे भी हमें और मार्क्स इकट्ठा करने हैं। और ये रहे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, है ना। 10 से 20 शब्दों में आंसर देना है। आगे चलेंगे। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से क्या तात्पर्य है? पारंपरिक अवधारणा, जब हम पारंपरिक अवधारणा की बात करते हैं तो हमें किस चीज से सुरक्षा चाहिए? सुरक्षा सभी को पता है, खतरे से आजादी। खतरे से आजादी अगर हो जाएगी तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। बट मैंने आपको बताया था पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणा। पारंपरिक का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो कि एक लंबे समय से जो खतरे लंबे समय से चले आ रहे हैं उनसे बचाव करना। उसमें क्या आ जाएगी? सैन्य हमला, पहला पॉइंट। दूसरा क्या आ जाएगा? युद्ध आ जाएगा, युद्ध होना, है ना। या आंतरिक गड़बड़ी भी लिख सकते हैं आप, है ना। जातीय संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष, जो कि बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। भारत की इकोनॉमी में या अन्य देशों की इकोनॉमी में वो चीज देखने को ही मिलती है। उन्हें पारंपरिक अवधारणा में आप रख देंगे। तो क्या लिखेंगे आप? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से तात्पर्य उन खतरों से है जो कि बड़े लंबे समय से लगातार चलते आ रहे हैं और उनके सुरक्षा हेतु हमें कई नियम और कदम उठाने पड़ते हैं। उदाहरण सहित युद्ध से सुरक्षा, सैन्य हमले से सुरक्षा, जातीय या क्षेत्रीय संघर्ष से सुरक्षा, ये लिख सकते हैं आप, है ना। ठीक है, फिर आगे चलेंगे आप थोड़ा सा। तो 2 मार्क्स यहां भी मिलते हुए आगे चलेंगे। ये आ गया है आपका सिंडिकेट। अगर सिंडिकेट याद नहीं है तो याद करिए, कांग्रेस ओ एंड आर, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिविजनिस्ट। सिंडिकेट के नेता कौन थे भाई? देखिए सिंडिकेट के नेता कौन थे? अरे यार कहां गया, हाँ सॉरी, ये रहा सिंडिकेट, है ना। सिंडिकेट व्यापारी और उद्योगपतियों का संगठित समूह आप कह सकते हैं, या वो समूह कह सकते हैं जिसमें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, दिग्गज इन द सेंस उद्योगपति, व्यापारी, जो कांग्रेस के नेता थे वो सिंडिकेट में आते थे, जो कि अगेंस्ट खड़े हुए थे किसके? इंदिरा गांधी के इलेक्शन में, है ना। सिंडिकेट उन्हें कहा जाता था। इजी है, इजी पीजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा था आईआर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, अंतरराष्ट्रीय संगठन में जब हम मानवाधिकार के संबंधित चीजें पढ़ रहे थे, किसके संबंधित भाई? मानवाधिकार। तो मैंने आपको 2 ऑर्गेनाइजेशंस करवाए, है ना। एक था पहला ह्यूमन राइट्स वॉच, दूसरा था एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो वो क्या है? ये आपका एक मानवाधिकार की जांच से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकार के मामलों का निपटारा करता है। एक और होता है, यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है ना, वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएनएचआरसी, वो भी है ना। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेसिफिकली मानवाधिकार के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक महत्वपूर्ण संगठन होकर उभरता है। अब बहुत से बच्चों को इसके बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, बहुत से बच्चों को बहुत कम पता होगा, बट ज्यादा नहीं करना है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपना टाइम बचाइए, है ना, वो चीज है। टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, या इसे कहा जाता है धारणीय विकास भी, या इसे कहा जाता है सतत विकास भी। अब देखो, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो सकती है, पर जो मुख्य रूप से क्वेश्चन का जो आशय है वो चेंज नहीं होता है।
अभी ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के बारे में हमने बात करी थी, तो वो टिकाऊ विकास के ही बारे में बात करता है। तो इसका मतलब है क्या? टिकाऊ विकास का है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं उनका दोहन होने से बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो उपलब्ध हो सके। इसे टिकाऊ विकास कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी से आप चीजें कर पाएंगे, है ना। और ये जनरली याद हो जाती है, आपको करना कुछ नहीं है। मैं अगेन देखो, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, वन शॉट के वीडियोस जाके देखो, जिसमें 2 वीडियोस में आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट है पॉलिटिकल साइंस की। अगर वो कंप्लीट है तो वो ऐसे कंप्लीट है, हर एक चीज आपको मिल चुकी है वहां पर, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो वो चीज है, वो चीज करिए, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, देन ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है आपका। क्षेत्रीयतावाद से क्या तात्पर्य है? देखो, अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या करना है, आपने दिमाग को कैसे चलाना है। क्षेत्रीयतावाद एक क्षेत्र से संबंधित, संधि विच्छेद कर दो इसका, क्षेत्र, क्षेत्रीयता या प्लस वाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आपने एक और वर्ड सुना होगा, इसके अलग सब्स्टिट्यूट अगर मैं थोड़ा विस्तृत ढंग से ले लूं, उसका नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ना, अपने देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति तक दे देना, यह राष्ट्रवाद है ना। आपके देश पर कोई और उंगली उठा दे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, वो राष्ट्रवाद है ना। राष्ट्र के बारे में कोई भी अगर चीज होती है नेगेटिव वे में तो आप सबसे आगे खड़े हो जाते हो, वो राष्ट्रवाद है। तो ये एक भावना, इमोशनल अटैचमेंट को, मनोविज्ञान की एक भावना को ये दर्शाता है, जो कि अपने देश से संबंधित अटैचमेंट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये पूरा का पूरा राष्ट्र है तो यहां पर पूरा देश आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं क्षेत्र की, क्षेत्रीयवाद में, तो यहां पर सिर्फ एक क्षेत्र आएगा। अब वो क्षेत्र भारत में किसी पर्टिकुलर राज्य के अंतर्गत भी हो सकता है, राज्य का भी हो सकता है ना, तो उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। अपने क्षेत्र के मतलब अपने क्षेत्र के विकास हेतु, है ना, विकास और समृद्धि हेतु भावना उमड़ना क्षेत्रीयवाद को दर्शाता है। अब इसमें डीमेरिट्स मेरिट्स नहीं पूछे, वरना मैं आपको बहुत सारे इसके गुण और दोष भी बता देता, बट वो पूछा ही नहीं है तो फायदा नहीं है उसका बताने का, ठीक है। तो क्षेत्रीयतावाद आप ऐसा कर सकते हैं। आगे मतलब आंसर तो मिल ही जाएंगे आपका। मंडल आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कब दे पाएंगे? जब आपको याद होगा, पहली बात। और याद कैसे होगा? जब आपने वन शॉट देखी होंगी इसकी, है ना। तो सभी को पता है बीपी मंडल, है ना। और 1979 में इसका मतलब वो हुआ था, क्या कहते हैं उसे, काका कालेकर कमीशन भी आया था एक, है ना, जो कि ओबीसी को आरक्षण देने की बात करता था। तो अगर आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो जो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं वो आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है? राज्य की सीमा और सेना की रक्षा पर आधारित सुरक्षा पारंपरिक सुरक्षा कहलाएगी। सिंडिकेट व्यापारियों और उद्योगपतियों का संगठित समूह है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन है। टिकाऊ विकास वर्तमान जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य को नुकसान ना पहुंचाना टिकाऊ विकास कहलाएगा। क्षेत्रीयतावाद किसी क्षेत्र विशेष की पहचान और हितों को बढ़ावा देना। अब वो हित विकास, समृद्धि या सांस्कृतिक महत्व के हो सकते हैं। एंड देन कम्स मंडल आयोग 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसकी जो है खोज और पहुंच अगर मैं बात करूं तो वो की गई। ओके एवरीवन, ठीक है, कंप्लीटेड, डन।
थोड़ा आगे चलेंगे। अब आगे जब आप चलेंगे तो अब आते हैं लघु उत्तरित प्रश्न। लघु उत्तरित प्रश्न कितने कितने मार्क्स के हैं भाई? 5-5 मार्क्स के हैं, है ना। ये आप ऐसा समझो 5 मार्क्स के हैं तो 50 वर्ड या 60 वर्ड लिखने हैं। वही चीज यहां पे दे रखी है, 50 और ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ड में आप इसका आंसर करेंगे, है ना। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको आप हल कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है भाई पहला? अरे भाई साहब आ जाओ भाई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, है ना। मैंने कई बार आपको बताया है नई आर्थिक नीति 1991 में भारत के पास जब अंतरराष्ट्रीय जो फॉरेक्स रिजर्व था, हमारा इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व जो था वो खत्म होने वाला था, लगभग 1 हफ्ते का बचा था, हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, तो हमने आईएमएफ से लोन मांगा था और आईएमएफ ने कुछ शर्तें दी हमें, उनको अगर हम पूरा करते हैं तो आईएमएफ से हमें लोन मिल जाता, और वो हमने शर्तें पूरी करी और आईएमएफ ने हमें लोन भी प्रोवाइड करा। तो एक काम तो यहीं से डिफाइन हो जाता है इसका कि किन्हीं 2 कार्यों में सबसे पहला काम क्या आ जाएगा कि वित्तीय सहायता हेतु ऋण प्रदान कराना। अब देखो ये डिफाइन करने के, आंसर लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। आप अपने तरीके से आंसर कर सकते हैं इसका। अब क्या वो कैसे मतलब प्रोवाइड करवाएंगे, वो क्या क्या चीजें होंगी, किन चीजों का आधार माना जाएगा, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। बट यहां पर लिखने का तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखना होता है, आपको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। तो एक तो ये हो गया, वित्तीय सहायता आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और क्या करता है आईएमएफ, है ना। आईएमएफ जो वैश्विक आधार पर जो आपकी बड़ी बड़ी इकोनॉमियां हैं उनका ब्यौरा प्रोवाइड करता है, वोटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको, ये काम ही तो है। महत्वपूर्ण निर्णय वित्तों से संबंधित ये लेता है। तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं यहां पे थोड़ा सा, क्योंकि अब डायरेक्टली आंसर से करते हैं, क्योंकि अगर मैं आंसर लिखने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा सेशन खिंच जाएगा। तो पहला क्या हो गया, आईएमएफ सदस्य देशों को आर्थिक संकट में ऋण प्रदान करता है। अब देखो जैसे आपने ये लिख दिया, 50 से 60 वर्ड में लिखना है, उदाहरण दे दीजिए जिससे आपका एग्जाम्पल आंसर जो है वो बेहतरीन लगे कि हाल ही में श्रीलंका व पाकिस्तान को ऋण की प्राप्ति, ठीक है ना, ये हो सकता है। और यह विदेशी मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। जो एक्सचेंज रेट होती है कि $1 80 रुपए का, 85-90 रुपए का, उसको मेंटेन रखने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, डन। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे जब आप चलेंगे, आतंकवाद एक गंभीर समस्या क्यों है। आतंकवाद की कहीं नहीं एक ये डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, बट उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि बच्चे घूम जाए। एक गंभीर समस्या क्यों है, क्योंकि आतंकवाद में जो लोग हैं अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आम नागरिकों को अपना निशाना बनाकर उनको मौत के घाट या मृत्यु प्रदान करते हैं, वो चीज। तो यहां पर देखोगे आतंकवाद निर्दोष लोगों की जान लेता है, भय फैलाता है, देशों की शांति व विकास को बाधित करता है, इससे आर्थिक नुकसान होता है और अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब होते हैं। अब इसमें भी आपका क्या आ सकता है, प्रेजेंट का एग्जाम्पल आ सकता है। उदाहरण, क्या उदाहरण आएगा, पहलगाम आक्रमण या अटैक, आतंकवाद का एग्जाम्पल है एक बहुत बढ़िया, डाल सकते हो, है ना। तो यह है पुलवामा अटैक हो गया, आतंकवादी हमला है ना। तो जब आप ये प्रेजेंट के एग्जाम्पल डालेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आंसर को उदाहरण से जब सब्सटैंशिएट करते हैं तो टीचर को, एग्जामिनर को यह समझ में आता है कि बच्चे ने रियलिटी में पढ़ाई करी है ना।
और जो कि इंपॉर्टेंट भी है ना। तो वो चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आप आगे चलोगे, आगे चल के आप अगर देखते हो 1967 के चुनाव राजनीतिक भूकंप क्यों था। राजनीतिक भूकंप क्यों था भाई? मैंने आपको जब वन शॉट करवाया था उसका सेकेंड बुक का, तो एक दल के प्रभुत्व की जब हम बात करते हैं, मैं बार बार उसमें एक चीज बोली है, 1952 के चुनाव से 67 तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 3 चुनाव तक देखने को मिला, और उसके बाद वो प्रतिनिधित्व जो है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंतर्गत ही बहुत सी विचारधारा पनपी, और जब उन्हें अपनी एक तरह से अपना स्थान नहीं मिला कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध एक पार्टी खोली और वहां पर उन्होंने सारा वोट ट्रांसफर कर लिया। और इसी टाइम पीरियड में आपकी जो एक राजनीति, नई प्रकार की राजनीति होती है जिसे कहते हैं गठबंधन की राजनीति, वो आपके सामने आती है। एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीजें करी थी, सारी चीजें करी थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें, है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, वही चीज दिखा नहीं। देखो इन चुनावों में कांग्रेस को कई राज्यों में हार मिली, जाहिर सी बात है। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जिससे राजनीति की दिशा जो है वो पूर्ण रूप से बदल गई। अभी तक जो पूर्ण रूप से कांग्रेस का प्रभुत्व था वो खत्म होने लगा था इस टाइम पीरियड के बाद, है ना। तो एक्चुअली उस चीज के बारे में यहां पे बात हो रही है। आगे आएंगे आप, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहां पर क्या है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। जब आनंदपुर साहिब की बात होती है तो जाहिर सी बात है आप बात कर रहे हैं अकाली दल की, पंजाब में पार्टी अकाली दल की आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है वो वहां लाया गया। यह अकाली दल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव था। 2 मांगे थी इसकी, याद रखिएगा, राज्यों को अधिक अधिकार देना और पंजाब को स्वायत्ता प्रदान करना। इट्स नॉट अबाउट द डिमांड ऑफ खालिस्तान ना, अभी नहीं, धीरे धीरे वो बिल्डअप हुआ, है ना। तो अब देखो यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में प्रोवाइड करा है ये, आप थोड़े से वर्ड्स ऐड कर कर, कनेक्टर्स ऐड कर कर इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, 50 से 60 शब्दों में बना सकते हैं। यहां पर हमने सिर्फ टॉपिक बेसिस पर ये चीजें ली हैं, है ना। ठीक है, डन एवरीबॉडी। आगे चलेंगे, यहां पर 25, पहले यहां पर ये देख लेते हैं। विजन 2020 क्या है? विजन 2020 जो है वो आप सभी को पता होगा। आपके मत में आसियान की सफलता के 2 प्रमुख कारण कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। अब आप एक बात बताइए, विजन 2020 जब हमने आसियान के बारे में पढ़ा था, बैंकॉक घोषणा पत्र पढ़ा था, 1967 की बात करी थी, उसके प्रथम 5 देशों, उसके बाद के देशों के बारे में बात करी थी, तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स जाने थे, है ना। तो ये क्वेश्चन वहीं से है, 5 नंबर का पूछा गया है, तो ये तो लाजमी है कि आपको आना चाहिए था, है ना। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। कैसे है जरा बात करते हैं इसकी। आगे चलोगे आप, जरा थोड़ा सा टॉपिक वाइज बता देता हूं मैं। विजन 2020 और आसियान की सफलता। देखो विजन 2020 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना है ना। आसियान विजन 2020 भी है कि आसियान 2020 तक इस लेवल का विकसित हो जाएगा, उसके जो गोल्स है, जो लक्ष्य हैं, कुछ कुछ लक्ष्य जो उसने प्राप्ति के लिए रखे हैं, वो उन्हें प्राप्त कर लेगा विजन 2020 में। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारे जो लक्ष्य हैं वो आसियान ने प्राप्त जो है वो कर लिए हैं। बट अगर मैं आसियान की सफलता के कारण पूछूं तो आर्थिक सहयोग है। आर्थिक सहयोग क्या है? पहला, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, ठीक है। और दूसरा है राजनीतिक स्थिरता, है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, समय पर चुनाव, आप ऐसा कह सकते हैं, समय पर चुनाव, कूटनीतिक लक्ष्य, है ना। और अगर थोड़ा सा आप स्पेसिफिकली जाना चाहो, अगर थोड़ा ज्यादा नॉलेज देना चाहो तो इंडो पैसिफिक जोन के बारे में भी आप लिख सकते हो, थोड़ा इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस, ये थोड़ा सा अलग जोन में चला जाएगा, या मतलब दोनों लिख देना तब भी आपका काम हो जाएगा।
मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, इतना ही मतलब वो होता है जिसके बेसिस पर आप आंसर बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे अपना। ठीक है, डन एवरीबॉडी। और क्वेश्चन क्या है, इससे पहले अगर यहां पे क्वेश्चन लिख रहा होगा ना, स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के विलय से संबंधित समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, टिप्पणी करनी है आपको। बताया था मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, थोड़ा सा नाम लिख देता हूं आपके लिए, ये दोनों बताए थे, दोनों लिखना, इससे पता लगेगा आप अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। अब यार ये दोनों ना इंग्लिश में ही याद रखना। अब अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कश्मीर मतलब कश्मीर और भी जो अन्य जगहें थी वहां पर ये लागू किया गया था, और ये हैदराबाद में लागू किया गया था, हैदराबाद पर साइन हुए थे, हैदराबाद में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर। ये दोनों याद रखनी है चीजें, है ना। तो क्या संबंधित समस्या आई थी कि कभी कभी तो पहली समस्या ये थी कि जो शासक थे वो भारत या पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे, और जनता जो है वो भारत या पाकिस्तान में विलय करने की सोच रही थी, या वाइस वर्सा ऐसे हो रहा था, है ना। तो वही चीज थी, जनमत संग्रह नहीं हो रहे थे, अलग अलग चीजें आपने देखी होंगी। स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों में भारत का विलय कठिन था, कुछ शासक विरोध कर रहे थे, सरदार पटेल की नीति से शांतिपूर्ण एकीकरण हुआ। और यहां पर आप एग्जाम्पल देते हुए समझा सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास अगर वर्ड नहीं बन रहे हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क द्वारा किया गया, सेम वैसे ही आप भारत का एग्जाम्पल देखिए, आप बात कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो देशी रियासतों के विलय की समस्या जो थी वो इस तरह से रिजॉल्व जो है वो हुई थी। अब अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो आवाम वहां की चाह रही थी कि हम पाकिस्तान में विलय करें, वहां के जो शासक थे हरि सिंह, वो चाहते थे कि हम भारत में विलय करें। तो ये चीजें जो है वो चल रही थी। जूनागढ़ में भी जनमत संग्रह की बात हुई थी, मणिपुर वाले में भी प्रॉब्लम आ रही थी, त्रावणकोर में भी प्रॉब्लम आ रही थी। त्रावणकोर जो है वो पहला ऐसा क्षेत्र बना जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए, ताकि जनता को पता लग सके, मतलब एक ये चीज पता लग सके कि उसका भारत में विलय होना है या नहीं होना है, जनता क्या चाहती है ना। तो वो चीजें भी कराई जा रही थी। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हो, दैट इज वेरी इजी पीजी आप कह सकते हो यार, मतलब यही चीज है ना। ठीक है, आगे चलेंगे आप थोड़ा सा। तो यहां पर आप देखोगे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं अब, जिनकी संख्या है 2, है ना। 2 हैं, कितने हैं, 2 तो नहीं है यार, 4 हैं, है ना। ठीक है, ठीक है ना। लघु उत्तरीय क्वेश्चन मतलब 100 से 125 शब्दों के अंतर्गत आपको इनका आंसर करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द आंसर, है ना। पहला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विचारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन, और अपने वन शॉट में मैंने इसको कवर करवाया है ना। तो मेक श्योर आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अटेम्प्ट बढ़िया देना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का बार बार एनालिसिस करिए। जब मैं क्लासेस लेता हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं, जो मैं बातें बोल रहा हूं आप प्लीज उसे सुनिए और समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चंस बड़े होते जाते हैं ना, उसके आंसर्स आपकी समझ पर डिपेंड करते हैं, आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो चलो ये हो गया। दूसरा है, क्षेत्रीय संगठनों के क्या उद्देश्य होते हैं। जाहिर सी बात है, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, है ना। ये आपका कहां से आया है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व की साझी संपदा से क्या अभिप्राय है, इसके दोहन और प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है, और इस संबंध में अपने सुझाव रखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। एंड द लास्ट वन इज, राजनीतिक दलों के मध्य
बढ़ती सहमति के 3 प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए। यह बढ़ती सहमति क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन डन एवरीबॉडी। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस, और देखो ये सारे के सारे आपकी एनालिटिकल स्किल्स पर डेवलप करते हैं, इस स्किल्स पर डिपेंड करते हैं कितनी आप एनालिसिस बढ़िया कर पाते हैं, है ना। 1 बाय 1 चलेंगे, है ना, बेहतरीन तरीके से देखेंगे। पहले आते हैं, कांग्रेस एक सामाजिक वैचारिक गठबंधन के रूप में। देखो मैंने आपको क्या बताया था जब मैं ये चैप्टर आपको करा रहा था कि कांग्रेस जो आपकी अगर मैं बात करूं, कांग्रेस जो एक पार्टी थी उसमें स्टार्टिंग में तो एक विचारधारा थी, फिर मैंने आपको बताया था, कुछ बताया था कि इसी में से आपके नरम पंथ, गरम पंथ वाले नेता निकले थे। इन नेताओं के नाम आपको याद पता होने चाहिए। गरम पंथ में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। गरम पंथ में, नरम पंथ में फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, है ना, ये कुछ व्यक्ति थे। अब यहां पर इनकी विचारधारा आपको लिख लेनी है कि एक व्यक्ति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के बारे में, संवैधानिक जो है स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा था, और एक तबका जो है वो बात कर रहा था कि हम कैसे ना कैसे करके अग्रेसिव मोड में सत्ता अपने हाथ में हासिल कर लें ब्रिटिशर्स से लेकर। यह विचारधारा हो गई। फिर इसमें आपकी आगे चलकर समाजवादी विचारधारा भी जुड़ जाएगी, और क्योंकि समाजवादी विचारधारा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली तो यह एक अलग पार्टी बन गई, समाजवादी पार्टी। 1954 में बनी थी ना, एक बार करेक्ट कर देना भाई, है ना। तो यह चीज आपको याद रखनी है। और फिर एक समय काल ऐसा आया जब इसमें वैचारिक मतभेद जो है वो ज्यादा बढ़ गया, और इसी आधार पर कांग्रेस का वर्चस्व कम देखने को मिलता है, और अन्य एक गठबंधन की सरकार हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलती है। और मेन चीज क्या थी, क्योंकि कांग्रेस में ये सारे वैचारिक सामाजिक, ये जो है सामाजिक वैचारिक गठबंधन के रूप में क्यों थी, क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार के लोग थे। कोई वकील था, कोई पुलिस वाले थे, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई उच्च जाति से आ रहा है, कोई निम्न जाति से आ रहा है। तो यहां पर भरमार थी लोगों के बैकग्राउंड की, और उसी के आधार पर लोगों की विचारधारा जो है वो बनी हुई थी। इसलिए बहुत सारे विचारधाराओं का एक समागम जो होता था वो कांग्रेस में होता था। यहां पर भी क्या अलग चीजें लिखी होंगी, यही तो लिखा हुआ है। देखो देखो जरा, कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, क्षेत्रों को जोड़ा। इसमें किसान, मजदूर, उद्योगपति, बुद्धिजीवी सभी शामिल थे। यह केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय आंदोलन का मंच थी। इससे देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ और राष्ट्रीय एकता बनी रही। इन्हीं के आधार पर आप अपने आंसर को मेंटेन रखोगे। अब बस जब ये लॉन्ग आंसर थोड़े से आ जाते हैं ना, तो आंसर में एक स्ट्रक्चर लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो स्ट्रक्चर आता है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। मतलब भूमिका, व्याख्या और निष्कर्ष। ये चीजें ज्यादा फोकस होती हैं फिर इन पे। पहले आप भूमिका देंगे कि कांग्रेस में विभिन्न जाति वर्गों के लोग थे, फिर आप व्याख्या करेंगे इनकी अलग अलग जो थी सोच थी। उद्योगपतियों का एग्जाम्पल देके बॉम्बे प्लान डाल दो बीच में, यही तो होता है आंसर लिखने का तरीका। निष्कर्ष में आप डालेंगे इसी के रूप में जो है, इसी आधार पर कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में उभरा, क्योंकि 100 से 125 वर्ड के बीच में ही लिखना है। फिर आते हैं आपका क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य व EU की सफलता। अब ये वह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से वो है। अब देखिए क्या है क्षेत्रीय संगठन, कैसे कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि वो यूरोप के कुछ पर्टिकुलर देशों को एक साथ मिलकर क्या है एक संगठन के रूप में बनाता है। उद्देश्य क्या है इसके, आर्थिक सहयोग, जाहिर सी बात है शांति बनाए रखना, व्यापार बढ़ाना। यूरोपीय राजनीतिक परिषद बनी थी, यूरोप की काउंसिल, यूरोपीय परिषद बनी थी राजनीतिक सफलता के लिए, है ना। और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक
यूरोपियन यूनियन डेवलपमेंट वाली एक संस्था बनी थी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपका जो क्षेत्रीयवाद है वो यूरोप को किस आधार पर एक सफलता के लिए लेके जा रहा था। अब इसके कारण अगर आप देखेंगे, मजबूत अर्थव्यवस्था थी, साझी मुद्रा थी, इनकी खुली सीमाएं थी, पूंजीवाद का सपोर्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो इसमें इकोनॉमिक प्लान्स आए थे, मार्शल योजना जो यूएसए के द्वारा लाई गई थी, उससे इसकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो गई थी, है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखते ही हैं, साझी मुद्रा रखते ही हैं, और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए यूरोपियन काउंसिल जो है वो बनाई गई थी। बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की साझी संपदा में मैंने आपको बताया था, है ना, साझी संपदा कौन सी होती है? जिस पर सारे विश्व का अधिकार है, जिसमें आपका हवा आ जाती है, पानी आ जाता है, अंटार्कटिक महासागर आ जाता है आपका, है ना। यहां पर कोई देश इन पर क्लेम नहीं कर सकता है अपने। तो इनके बेसिस पर क्या हो रहा है, ये जो साझी संपदा है विश्व की, ये प्रदूषण के दौर से गुजर रही है। क्यों गुजर रही है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो ज्यादा हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है जलवायु परिवर्तन, उसीलिए उभर रही है। तो उसी के आधार पर जो है ये आपका आंसर पूरा का पूरा होगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो विश्व की साझी संपदा में समुद्र आ गया, आपका वायु आ गया, जंगल आ गया, अंटार्कटिका आ गया, साझी संपदा है। इसके बचाने के उपाय क्या है? प्रदूषण आप नियंत्रण करें, जलवायु परिवर्तन को रोकें। कैसे रोकेंगे? जैसे आप कॉप की जब मीटिंग्स करेंगे, पेरिस समझौते के जो नियम थे उनको लागू करेंगे आप। अंतरराष्ट्रीय कानून आप बनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय कानून में जैसे हमने एक देखा था, अंटार्कटिका को बचाने के लिए एक अंटार्कटिक ट्रीटी बनाई गई थी। एक सेकेंड, अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो बनाई गई थी, है ना। कई देश शामिल हुए उसमें। सीमित दोहन आपने किया था। सीमित दोहन से क्या होगा? आपका सतत विकास होगा, सतत विकास, है ना। और हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी, उससे ही आप एक बेहतर कल की स्थापना जो है वो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बेहतर कल सिर्फ फिर कागजों में दिखेगा। तो ये पॉइंट्स थे। आगे थोड़ा सा चलेंगे तो यहां पर आपके सामने आ जाता है राजनीतिक दलों में सहमति के मुद्दे क्या आते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं है, अपनी संवैधानिक प्रस्तावना इसको ऐड ऑन करना है पहला, और दूसरा क्या है, संवैधानिक प्रस्तावना के मुख्य तत्व आपको हमेशा याद होने चाहिए। उन्हीं पॉइंट्स को घुसा दो, आंसर बेहतरीन बन जाएगा। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो प्रियम्बल है उसमें यही तो चीज है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इनके बारे में बात हुई ना, यही सारे लिख दो। और यह सहमति देश की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अब यहां पर राजनीतिक दलों में सहमति किस आधार पर होती है कि देश को एक बेहतर गणराज्य बनाना, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, है ना, वही बात, सहमति के मुद्दे, समय पर चुनाव, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू कर देना, पंथ निरपेक्षता पर जोर, सामाजिक और आर्थिक सुधार, समानता बनाए रखना, लोकतंत्र की स्थापना करना, ये पॉइंट है। और इससे अलग चीज होती भी नहीं है ज्यादातर, एंड बहुत ही इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को डील करना, है ना। तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, है ना।
तो वो चीज होती है आपकी। डन एवरीबॉडी? ओके, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फिर आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, अथवा वाले, अथवा जिसमें से एक ही करना होता है आपको, है ना। बेसिकली क्या होता है ना, ये वाले जो क्वेश्चन पूछने का रीजन है वो ये है कि ज्यादा शब्दों में विश्लेषण, इससे क्या दिखता है आपका, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत बेहतरीन रूप से झलकती है, पहली बात। और दूसरा ये होता है कि यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे ना वो होंगे थीम बेस्ड, थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर अभी जो थीम बेस्ड क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट तो होते ही है ना, तो उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहरहाल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, एंड उसके बाद देखेंगे इसको अटेम्प्ट कैसे करना था। अभी तक देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं ना, सबके क्वेश्चंस के आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप एक बेहतर राइटिंग में लिख रहे हैं और उसको एक सजावट के रूप में कहूं, या एक बेहतर स्ट्रक्चर, ढांचा जो है वो आपने बना रखा है अपने आंसर्स का, और उस ढांचे में वो आप आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे आपको उसके। नाउ लेट्स सी क्या है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि कब आई थी? 1968 में। देखो जब क्वेश्चन आप पढ़ो ना, जो जो आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर पे लिखो अगर अनुमति है तो। वैसे अनुमति होती है, पेंसिल से तो लिख ही सकते हो, है ना, लिखो। हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए? भारत की परमाणु नीति वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है। उदाहरण सहित जो है उत्तर देना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक आपका परमाणु वाला पार्ट हो गया, और दूसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात पर सर्वाधिक बल दिया गया? यह किस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। बस दोनों इजी क्वेश्चन है। तो पहले मैं पहले वाले क्वेश्चन का एनालिसिस दे देता हूं आपको बेहतरीन तरीके से, ताकि प्रॉब्लम ना आए किसी को भी। 1 सेकेंड, है ना। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए 1968 में? क्यों नहीं किए, उसका रीजन मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो आपके विकसित देश हैं या जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, पूर्वी में आ गया रशिया, तो चाइना भी है ना, ये सारे के सारे जो हैं अपने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं इन्होंने, और उसके बाद ये अपनी परमाणु अप्रसार संधि लाए, जिसमें इन्होंने कहा कि जो भी विकासशील देश हैं, जो भी जिन देशों ने भी अभी तक परीक्षण नहीं किए हैं, वो परीक्षण ना ही करें और परमाणु के अप्रसार पर रोक लगाएं। तो उन्होंने ये बात कही। भारत को ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगी कि क्योंकि आपके पास तो परमाणु के हथियार हैं, आपने परमाणु परीक्षण किए हैं, तो आप हम पर क्यों रोक लगा रहे हैं? और यदि आप चाहते हैं कि हम जो है इस एनपीटी पर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर अगर हम हस्ताक्षर ना करें, तो आपको भी अपने परमाणु हथियार त्याग देने होंगे। सिंपल है, इसलिए नहीं किए हैं। अब आते हैं भारत की परमाणु नीति। ये दूसरा अलग क्वेश्चन पूछा गया। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब यहां पर 2+6 बोल दिया जाए ना, तो मतलब ये जो है आपको 20 शब्दों में ही आंसर देना है इसका, क्योंकि विकसित देशों द्वारा परमाणु परीक्षण कर लिए जाने के बाद यह संधि लाई गई और भारत को इसमें हस्ताक्षर करने पर दबाव बनाया गया, इसलिए भारत ने नहीं करे, क्योंकि सेम पटल पर नहीं आ पा रहे हैं दोनों। 200 से 250 शब्द में लिखना है आंसर आपको, तो 200 से 250 शब्द में लिखना है, तो ये आप 30-40 तक भी जा सकते हैं, इसे लेके 30 से 40 शब्दों के बीच में भी आप जा सकते हैं। फिर आप अगर यहां आएंगे, भारत की परमाणु नीति वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण में आप दे देंगे NFU, नो फर्स्ट यूज। दूसरा, विश्वव्यापी परमाणु सहबद्धता या विश्वव्यापी परमाणु शक्ति संतुलन।
उदाहरण में 2 आप ये एग्जाम्पल दे देंगे। और अगर आपकी भारत की परमाणु नीति के बारे में जानना है तो जनरली हमने जो परमाणु नीति है वो डिफेंस के लिए बनाई है। डिफेंस मतलब अपनी रक्षा हेतु, ना कि आक्रमण हेतु। आक्रमण हेतु ना होकर रक्षा के लिए बनाई गई है ये। तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि आप आक्रमण करते फिरे। नो फर्स्ट यूज का क्या मतलब है, मैंने बताया था ना आपको कि भारत कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग दूसरी कंट्री पर जब तक नहीं करेगा जब तक वो दूसरी कंट्री हम पर परमाणु हथियार नहीं फेंक देती है, मतलब एक तरह से लॉन्च कर देती है ना। तो भारत की परमाणु नीति में यह है। तो यही होती है भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका इजीली कॉम्पिटिट, इजीली आप अवेलेबल, मतलब इजीली आंसर कर देंगे उसमें। अब भारत की परमाणु नीति में और क्या क्या आएंगे, थोड़ा सोचिए। परमाणु परीक्षण, तो आपको याद आएगा कि 1974 1998 में हमने दोनों परमाणु परीक्षण किए थे। दोनों का नाम लिखिए आप, ऑपरेशन स्माइली बुद्धा। और परमाणु जो नीति है वो 1948 से होमी भाभा के द्वारा जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। वो फिर आगे आता गया। फिर हमने परमाणु प्रशिक्षण भी करे हैं ताकि हम पूरे विश्व को यह बता सके कि हम जो है वो डिफेंसिव फोर्सेस हैं, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। तो इफ अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो परमाणु तक ना ही बात जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप वैसे आंसर कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन पे जब आप आते हैं तो यहां क्वेश्चन पे जो बात आ रही है, क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात पर सर्वाधिक बल दिया गया, वही 2+6। तो सर्वाधिक बल जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहले तो आप भूमिका में लिखेंगे कब लाई गई थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रही आपकी। ठीक है, और इस पर जो बात थी वो थी कृषि आधारित, है ना। कृषि आधारित चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, है ना। तो यहां पर आपको यह बात याद रखनी है, कृषि पर आधारित। अब कृषि पर आधारित किन किन बातों को आप लिखेंगे, सिंचाई को लिखेंगे, बांध निर्माण को देखेंगे, है ना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इसको सब्सटैंशिएट कर देंगे। यह किस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भिन्न थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो जनक कहे जाते हैं वो के कामराज कहे जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक जो है वो थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कृषि आधारित है और यह है आपकी औद्योगिक आधारित, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, और वो भी कौन सा, तीव्र औद्योगिकरण, है ना। और अगर आपको पॉइंट लिखने हैं तो ग्रामीण समाज पर आधारित, द्वितीय अर्थव्यवस्था जो थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना शहरी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख देंगे तो आपका आंसर एक बेहतरीन आंसर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये रही 31वें का आंसर भी मैंने आपको दे दिया, हालांकि पॉइंट वाइज दिया है तो उसे आप बड़ा कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बस समझा दिया है मैंने। भारत एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानता है क्योंकि यह केवल कुछ देशों को परमाणु शक्ति बनने की अनुमति देती है। भारत विश्व में समान परमाणु निशस्त्रीकरण चाहता है। भारत की नीति शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग पर आधारित है और पोखरण परीक्षण इसका उदाहरण है। आ गया पोखरण परीक्षण। अथवा पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर ज्यादा जोर दिया गया, दूसरी योजना में उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया, बस और क्या ही है ना। 32वां क्वेश्चन आ जाता है फिर, 32वां एंड द लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये किस बात पर बात कर रहा है भाई, ये किस चीज की बात कर रहा है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, जैसे ही आपको पता लग जाए दिसंबर
1991 में, ठीक है। इसके विघटन के क्या कारण थे? इजी इजी पीजी, पूरा का पूरा वन शॉट में कवर है, जाके देखो वन शॉट, बार बार कहता हूं, है ना। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका की विवेचना करनी है, वो कीजिए, उसके बारे में भी बताना है। बस देखो, सबसे इजी चीज पता है क्या है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सबसे इजी चीज है, जितना आप क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ देंगे ना, उतना ही इजी हो जाता है आंसर लिखना। अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन 3 पार्ट्स में टूटा पड़ा है और आपको मार्क्स दिए गए हैं 1, 3, 4, टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे, बट उन पार्ट्स के भी मार्क्स दिए गए हैं। तो विघटन कब हुआ? आप लिखेंगे दिसंबर 1991 में, 1 मार्क्स मिल गया आपको। विघटन के कारण क्या थे? क्या कारण थे? नौकरशाही को ज्यादा पावर देना, है ना, पूंजीवाद, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ होड़, रुपयों का अवमूल्यन होना, यह चीज थी। तो 3 पॉइंट आपने वहां दिए, 3 नंबर यहां पे मिल गए। एंड देन लास्ट वन इज गोर्बाचेव की भूमिका। गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, अंतिम 1985 में जाकर सत्ता संभालते हैं और अपनी 2 प्रमुख नीतियां जो हैं वो सभी के सामने रखते हैं, जो कि कौन सी थी? एक सेकंड। पहली थी पेरेस्ट्रोइका, जिसका नाम था पुनर्गठन। दूसरी थी ग्लासनोस्त, यानी कि खुलापन। सिंपल, इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा, और इन्हीं के बाद जो है वो शॉक थेरेपी भी आती है थोड़ी सी। शॉक थेरेपी का भी वर्णन कर देना आप। शॉक थेरेपी क्या थी? वही था अग्रेसिवली साम्यवाद से पूंजीवाद तक जाना, यही तो था, और क्या था? इजी पीजी, बात ही खत्म, सारा कुछ हो गया, डन। 8 के 8 मार्क्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो हमने किया है ना, 8 के 8 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, अगर आप अपने हिसाब से कोई गलती नहीं करते हैं तो। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। ये भी देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका क्वेश्चन, करते हैं इसको भी हल। क्या होता है? नाटो की स्थापना कब और कहां हुई थी? बता दो। 1948 में। कहां हुई थी? कहां हुई थी नाटो की स्थापना? न्यूयॉर्क। कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल बताना, अभी आगे मिल जाएगा आंसर भी। एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में नाटो की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब देखो, एक मार्क्स कैसे है, कब का आप बताएंगे, इसके 1 मार्क्स कहां हुई थी, इसका 1 मार्क्स। क्षेत्रीय संगठन के रूप में नाटो की भूमिका का मूल्यांकन वो ऐसे है कि इसमें कुछ उद्देश्य हैं इसके, जैसे कि अगर किसी एक कंट्री पर आक्रमण होता है तो वो सदैव नाटो की जो सदस्य देश है वो उसे अपने ऊपर आक्रमण कर जवाबी कार्यवाही करेंगे। पहली चीज, विश्व में शांति स्थापना करना इनका मुख्य कारण होगा। पूंजीवाद को बढ़ाना मेन बात होगी, है ना। साझी आर्थिक नीति को ये फोकस करेंगे, यही तो चीज है, और क्या होगी? वे सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, है ना। सोवियत संघ का विघटन 1991 में कारण, आर्थिक कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता, सुधार नीतियां, गोर्बाचेव की नीतियां, ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका विघटन का कारण बनी। नाटो की स्थापना 1979 में वॉशिंगटन में हुई थी, बता दिया लो मैंने, वॉशिंगटन जो कि राजधानी है एक्चुअली यूएसए की। और सामूहिक सुरक्षा का एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर 1 गो में आपका खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक चीज हमने इन डिटेल देखी है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेंड करना है। देखो, मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में मान के चलिए सारे क्वेश्चन आपको नहीं पता होंगे, आधे क्वेश्चंस का आंसर आप, अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, वो आप देंगे इंटेलिजेंस गेसिंग से। तो उसको बढ़ाना है आपको, और अगर इसे डेवलप करना है ना, जो आपको नहीं आते हुए क्वेश्चन है वो भी अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, जाइए मेरा 1 शॉट वीडियो देखिए।
दृष्टि स्कूल, इसी यूट्यूब चैनल को क्लास 11th एंड 12th आर्ट्स अभी के अभी सब्सक्राइब करना है चैनल को। पहली बात तो वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है और कमेंट करके बताना है जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और वीडियो या सेशन कैसा लगा। इसी आधार पर अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं 100 आउट ऑफ 95 5 मार्क्स अपनी राइटिंग के काट लेना, ये तो आपको मिल ही जाएंगे, आराम से मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, है ना। तो इस पे तो फोकस रखना है आपको, इस पे अगर फोकस नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। डन एवरीवन। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही मिलेंगे, हम लाइव क्वेश्चंस आंसर करेंगे, है ना, सारी चीजें करने वाले हैं हम। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। मेक श्योर आप जो है सेशन को रोजाना डेली देखें, वन शॉट को जितना रिपीटेड वे में देख सकते हैं उतना देखें, क्योंकि यहां पर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और जितनी आपको क्लैरिटी होगी उतना ही आपका एग्जाम में हेल्प होने वाली है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।